डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गोरखपुर में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। 1.43 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर किया 18,000 रुपए प्रति माह। सीएम योगी ने शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय का प्रतीकात्मक चेक सौंपा। 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत पर यूपी में जश्न का माहौल। कानपुर में सांसद रमेश अवस्थी के आवास और कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी, रोशनी और नारेबाजी कर मनाया जीत का जश्न। कार्यकर्ताओं से 2027 के यूपी चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान। अपना दल कमेरावादी की सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने यूजीसी नियमों पर उठाई सवाल। कहा यूजीसी नियम अपरिक्त, सरकार फेल। वहीं 2027 में होने वाले यूपी चुनाव को लेकर पल्लवी पटेल का बड़ा दावा। जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश साफ नजर आ रहा है। नमस्कार, हिसाब किताब के इस खास बुलेटिन में मैं हूं डॉक्टर प्रसून। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 3 राज्यों में अपनी सरकार बना रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बीजेपी के चाणक अमित शाह ने कैसे ममता बनर्जी के चक्रव्यूह को बंगाल में भेदा। 2011 में 0 से शुरू होकर 2021 में 77 और अब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का सफर भारतीय राजनीति के सबसे बड़े मिशन के रूप में उभरा। बंगाल का किला फतह करने के लिए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने अपने नेतृत्व में मजबूत संगठन, योगी के नेतृत्व में आक्रामक नेतृत्व और पीएम मोदी के जरिए सांस्कृतिक जुड़ाव का ऐसा मिश्रण तैयार किया जिसका तोड़ ममता बनर्जी के पास था ही नहीं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 की हार के बाद अमित शाह के निर्देश पर एक गुप्त रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट ने जीत की आधारशिला रखी। इस रिपोर्ट में 3 कड़वे सच सामने रखे गए जिन पर 2026 में प्रहार किया गया। पहला था हिंसा के डर का अंत। कार्यकर्ताओं के मन में टीएमसी की हिंसा का डर निकालने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने सीधी सुरक्षा और जैसे को तैसा का भरोसा दिलाया। हिंसा एक बड़ी वजह थी जिसके कारण से बीजेपी के मतदाता अपने घर से निकल ही नहीं पाते थे। उस डर को इस चुनाव के जरिए खत्म किया गया। घुसपैठिए दूसरे बड़ा मुद्दा था। घुसपैठियों पे लगाम लगाया गया। पार्टी के भीतर मौजूद उन भीतर घातियों की भी पहचान की गई जो टीएमसी के लिए जासूसी कर रहे थे। इस रणनीति को पूरी तरीके से लीक प्रूफ बनाया गया। बात करें बूथ विजय संकल्प की तो बीजेपी कैडर को सिर्फ झंडे लगाने वाली सीमित तक न रखकर बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट के लिए प्रशिक्षित किया गया। लोगों को टीएमसी का डर निकालने के लिए अमित शाह ने बंगाल के बांकुड़ा में 11 अप्रैल को खुलेआम चेतावनी दी कि टीएमसी के गुंडे घर से बाहर नहीं निकले। इस बयान ने आम मतदाताओं को यह भरोसा दिला दिया कि इस बार चुनाव आयोग और सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का 5 अप्रैल को बंगाल के जमालपुर में मंच से बंगाल पुलिस वापस जाओ कहा। यह बयान भी अमित शाह की उस दबंग छवि को गढ़ने का हिस्सा था जिसने बंगाल की जनता को यह संदेश दिया कि दीदी का प्रशासन अब बेअसर हो चुका है। यह चेतावनी स्वाभाविक नहीं बल्कि प्लानिंग का हिस्सा रही। असल में ममता के तथाकथित कार्यकर्ताओं का ही नहीं बल्कि पुलिस का भी खौफ पूरे बंगाल में था। पुलिस को कैसे सरेआम चेतावनी दी जाए, कैसे जनता के बीच ममता के ऊपर शाह की दबंग छवि गढ़ी जाए, यह सब प्लानिंग के तहत किया गया। – 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत महज एक चुनावी सफलता नहीं बल्कि जमीनी हकीकत को समझकर आक्रामक रणनीति का परिणाम है। अमित शाह ने इस बार केवल राजनीतिक भाषण नहीं दिए बल्कि राज्य की मशीनरी और टीएमसी के कैडर पर सीधा मनोवैज्ञानिक प्रहार किया जिसका नतीजा सबके सामने है। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बार बंगाल में उत्तर भारतीय हिंदुत्व को थोपने के बजाय
उसे बंगाली अस्मिता में ढाला। पार्टी ने जय श्री राम के साथ साथ जय मां काली के उद्घोष को प्रमुखता दी। नेताओं ने बंगाल की जीवन शैली जैसे मछली भात को अपनाकर खुद को बाहरी होने की टप्पे से मुक्त किया। इसने ममता बनर्जी के बोहरी गौतो यानी बाहरी वाले नैरेटिव को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इस चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सटीकता के साथ रैली की। बड़े चेहरों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गईं। पीएम मोदी के जरिए सांस्कृतिक जुड़ाव पर जोर दिया गया और पीएम मोदी ने इसी मुद्दे को ध्यान में रखकर 242 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें से बीजेपी ने 184 सीटें जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन सीटों पर स्ट्राइक रेट 76.03 यानी 76% का स्ट्राइक रेट रहा उनका। बंगाल में बीजेपी की संगठन के तौर पर धमक स्थापित करना बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, जो उन्होंने स्थापित की। अमित शाह द्वारा किए गए 66 रैलियों और रोड शो के दायरे में आई 63 सीटों में से बीजेपी ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की और उनके प्रचार का स्ट्राइक रेट 70% दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल के 2026 विधानसभा चुनाव, जिसका परिणाम 4 मई को आया, में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रचार काफी प्रभावी रहा। योगी आदित्यनाथ ने करीब 35 सीटों पर जनसभाएं की और रोड शो किए। इन 35 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के उम्मीदवारों ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की। योगी के प्रचार वाली सीटों पर जीत का स्ट्राइक रेट लगभग 88.57% रहा। यह सबसे बेहतर प्रदर्शन था। योगी ने बंगाल के सोनामुखी, नंद कुमार, कांथी दक्षिण, बाराबनी, रामपुर हाट, बोलपुर, माथाभांगा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रचार किया। इस जीत का सबसे बड़ा पहलू यह रहा कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने डर के रुख को मोड़ दिया। जो पहले जनता में डर था, बीजेपी कार्यकर्ताओं में डर था, वह शाह की प्लानिंग और योगी की रैलियों के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं में दिखने लगा। अमित शाह ने पुलिस को सरेआम चेतावनी देकर प्रशासन के उस हिस्से को भी न्यूट्रल कर दिया जो अब तक सत्ता के दबाव में काम कर रहा था, जिसके बाद निष्पक्ष चुनाव संभव हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश सिंह बंगाल की कोर टीम के अहम किरदार थे। उनका आरएसएस कार्यकर्ताओं और बीजेपी के साथ तालमेल बैठाना था। 2021 के विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले उन्होंने बंगाल को अपना ठिकाना बनाया और तब से वहीं डटे रहे। आरएसएस ने अपने प्रभाव वाली राइट विंग को सालों से एक्टिव करके रखा। वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल, हिंदूवादी संगठन और दूसरे तमाम संगठन पूरी मुस्तैदी से सेवा भाव से लगे रहे। आरएसएस ने धार्मिक संगठनों से बातचीत में अहम भूमिका निभाई। जैसे नदिया में इस्कॉन का प्रभाव है तो उनके साथ कई कार्यक्रम किए। इसी तरह हर क्षेत्र में प्रमुख मठों और मंदिरों के लोगों और वहां आने जाने वाले लोगों से संपर्क बढ़ाया। कमीशन खोरी से परेशान व्यापारी वर्ग के साथ गुपचुप मीटिंग की। ये वर्ग ममता बनर्जी के साथ दिखा, लेकिन इनका मन चुनाव करीब आते आते बदलता चला गया। बीजेपी के पक्ष में हवा तैयार करने के लिए संघ ने 2 लाख से ज्यादा बैठकें की। आरएसएस और उसके अनुसांगिक संगठनों ने हर वर्ग के साथ पिछले 3 साल में करीब 2 लाख छोटी बड़ी बैठकें की। इन्हीं तैयारियों के चलते वोटिंग के बाद से ही ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज बदल गई थी और चुनाव आयोग पर निशाना साधकर ममता बनर्जी बचाव का रास्ता खोजती दिखी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी, राजनीतिक विश्लेषक, और राकेश त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आपको बता दें, अभी एक बड़ी खबर आ रही है। बंगाल में सीएम पद के दावेदार शुभेंदु अधिकारी, अग्निमित्रा पॉल दिल्ली आ रहे हैं। रूपा गांगुली और दिलीप घोष भी इस रेस में बने हुए हैं। निपुण जी, आप ही से पहला सवाल, सीएम पद का सबसे बड़ा दावेदार कौन? बीजेपी में ये बात कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि
सरप्राइज बहुत देखने को मिलते हैं, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ भी देखा, चाहे हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश से, आप बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन देखिए, जो ग्राउंड पे दिखाई दिया नेता, और अब से नहीं, पिछले कई सालों से कई चुनावों में जिस प्रकार की फाइट या हर तरीके से लड़ता दिखाई दिया, वो तो शुभेंदु अधिकारी जी हैं, इसमें तो कोई मतलब विरोधाभास नहीं है। लेकिन बीजेपी की कार्यशैली कई बार ये रही है कि जो पब्लिक के सामने चेहरा दिखता है वो कई बार नहीं होता। रूपा गांगुली जी भी इसमें एक बड़ा अच्छा चेहरा हो सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से महिलाओं को साथ देने का प्रयास बीजेपी के द्वारा बंगाल में किया गया, और कहीं ना कहीं महिलाओं का ही जो वोट बैंक था, जो ममता बनर्जी का था, जो बीजेपी को शिफ्ट हुआ, जिस कारण बीजेपी को ये बड़ी जीत मिली। तो हो सकता है रूपा गांगुली जी भी इसमें एक बड़ा चेहरा हो सकती हैं। लेकिन बीजेपी की कार्यशैली के बारे में या सीएम चेहरा कौन होगा, ये बड़ा मुश्किल है बताना। आपने बड़ी ईमानदारी से इनकार कर दिया। नहीं तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक आते हैं और कह देते हैं कि ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, जबकि हकीकत में उनको कुछ भी नहीं मालूम होता है। लेकिन कम से कम बीजेपी की यह सच्चाई उन लोगों की भी आंखें खोलती हैं जो कहते हैं कि किसी भी कार्यकर्ता को कुछ भी बना दिया जाता है। अगला सवाल है, मैनेजिंग एडिटर विनय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित शाह की जमालपुर में जो रैली हुई उसमें अमित शाह ने कहा था बंगाल पुलिस वापस जाओ, यह उनका कहना, और वाकुंडा में गुंडों को, टीएमसी के गुंडों को घर से बाहर न निकलने की चेतावनी देना, क्या मतदाताओं के मन से ममता बनर्जी सरकार का खौफ निकाल पाई थी ये दो बयान? जी देखिए, दो चीजें हैं जो अमित शाह ने कहा था, उनकी चुनावी रैली थी, और जो भीड़ सुनने आती है उसमें जो स्थानीय पुलिस थी वो व्यवधान एक तरीके से उत्पन्न कर रही थी, जैसा अमित शाह को मन से लगा। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनके भाषण के दौरान कोई व्यवधान उत्पन्न हो, इसलिए उन्होंने बार बार जब बोला वो नहीं सुना, तब उनके मुंह से निकला हुआ बंगाल पुलिस। और जहां तक उनका जो भाषण था कि जो गुंडे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो समझ जाओ ना उल्टा लटका करके ठीक कर दिए जाएंगे, एक कार्यकर्ताओं का मॉरल बूस्ट करने के लिए बहुत जरूरी था। क्या स्थानीय तौर पर बंगाल में जिस तरीके का 32 साल का लेफ्ट का शासन था, या 15 साल तक ममता जी थी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से उत्पीड़न हुआ, जिसका कल जिक्र प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में किया कि केरल और बंगाल में काफी जातियां की गई उनके कार्यकर्ताओं के साथ, तो मॉरल बूस्ट करने के लिए प्रधानमंत्री का भी संदेश स्पष्ट था। और 15 दिन तक तो बाकायदा गृह मंत्री बंगाल में कैंप कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं रुक कर देखूंगा क्या होता है। तो मुझे लगता है वो असर दोनों चीजें की। उनको भी ये पता था बंगाल पुलिस सत्ता के साथ है, तो वर्कर को ये पता रहे कि अगर बंगाल पुलिस कहीं कुछ करती है, ये अंदेशा न लगा लेंगे देश के गृह मंत्री है तो बंगाल पुलिस भी उन्हीं के अंडर में आती है। और दूसरी चीज कि अगर कोई बदमाशी करेगा तो देश के गृह मंत्री का ये भरोसा है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो जो भी उपद्रवी है, जो भी अराजक है, उनको ठीक किया जाएगा। तो अंततः ये दोनों मुद्दे काम आए हैं, और यही कारण है कि कल जब रिजल्ट आया तो आपने देखा कि जिस तरह से भागड़ा ब्रिज पर तमाम कार्यकर्ता उत्साहित थे, लाल गुलाब, केसरिया गुलाल उड़ रहा था, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अगर रिजल्ट नहीं आता तो सब घर में दुख के होते, लेकिन रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से महिलाएं सड़क पर नाची, नौजवान सड़क पर आए, तो ये लगता है बहुत दिनों से दबाए गए जो लोग थे उनके खुशी का इजहार था। चलिए ठीक है, हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश जी, इस जीत में मोदी फैक्टर को कैसे देखते हैं आप? प्रधानमंत्री मोदी ने 242 सीटों पर प्रचार किया, 184 सीटें जीती, उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 76% का दिखा रहा है। ऐसे में क्या यह दर्शाता है या कैसे दर्शाता है कि ब्रांड मोदी बंगाल की स्थानीय राजनीति पर हावी हो गया? देखिए प्रसून जी, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है। मुझे ध्यान है 2019 का जब चुनाव जीता था नरेंद्र मोदी ने, तो जो भी फंक्शन हुए उनकी पार्टी दफ्तर में, उसके बाद सवेरे 4 बजे तक मीटिंग चली वहीं पर, और वो उसका विषय ये था कि अगले 4-5 महीने में, 6 महीने में जो इलेक्शंस होने वाले हैं राज्यों में, उसकी तैयारी के लिए किसको क्या जिम्मेदारी। तो इसका मतलब वो अपने कार्यकर्ता को खाली नहीं बैठाना चाहते, हमेशा कोई न कोई काम, उनको जिम्मेदारी बड़ी देते रहना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी एक चेहरा है, लेकिन सारी सेटिंग और सारा सेटअप करने वाले अमित शाह हैं, उनके खास। अमित शाह ने इतने दिन बिताए बंगाल में, वो इस सोच के साथ गए थे कि मैं बंगाल को समझूंगा और पिछली बार जो गलतियां रह गई थी उनको कहाँ पैबंद लगाना है, कहाँ क्या करना है। इसके बाद ये तय हुआ कि इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस आ गई जितने की ममता के गुंडे भी नहीं थे।
राकेश naturally- त्रिपाठी जी, एक ये भी बड़ा सवाल है कि 294 में से 242 सीटों पे प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये इसलिए बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कभी किसी भी इलेक्शन को, पंचायत तक का इलेक्शन हो, उसको कोई छोटा इलेक्शन नहीं मानते। और ये सही बात है, अगर आपको चुनाव में लड़ना है, चुनाव के जरिए आपको सत्ता हासिल करनी है, तो छोटे से बड़ा इलेक्शन सब इम्पोर्टेंट होता है। सारे और मेहनत इलेक्शन करके- इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी कारण से शायद बीजेपी इस मंत्र को जपती है और जीत हासिल करती है। विनय राय जी, एक सवाल आपसे भी कि योगी आदित्यनाथ ने मात्र 35 सीटों पर प्रचार किया और 31 सीटों पर जीत हासिल की। उनका रिकॉर्ड 88.57% का रहा, जो उच्चतम हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है। क्या यह संकेत देता है कि बंगाल में भी कठोर कानून व्यवस्था की मांग जनता कर रही थी? जी देखिए, एक बात जानिए प्रसून जी, चुनावी मौसम में जो कोई भाषण देता है वो कहाँ कहाँ गया, उससे जीत का आंकलन नहीं किया जा सकता है। बंगाल की जीत एक दिन का परिश्रम या चुनावी मौसम में भाषण का नतीजा नहीं है। लंबे समय से संगठन ने जिस तरीके से वहां काम किया, लोगों को जिस तरह से मोबिलाइज किया, और राष्ट्रीय स्तर पे मैं कह सकता हूँ कि एक तरफ आप सभा करके लौट के आते हैं, गृह मंत्री तो बाकायदा वहां कैंप कर गए। तो सबसे बड़ी चीज थी कि चेहरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अमित शाह की रणनीति, और संगठन ने उसको जिस तरीके से जमीन पर उतारा, ये पूरे जीत का पैमाना है। बाकी आप एग्जाम्पल देते हैं, चाहे जैसे अगर बात करते तो आप कहते हैं योगी जी की सत्ता जिस तरीके से जो गुंडागर्दी करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलता है, हम वहां तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। ये सब एडिशनल चीजें जुड़ती हैं, और जाके आप जब भरोसा दिलाते हैं कि वो व्यक्ति, वो नेतृत्व आपके सामने आया है जो अपने स्टेट में इसको परफॉर्म कर रहा है, तो जनता को ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री किस तरीके के हैं। चाहे वो पुष्कर सिंह धामी में सभा करने गए हों, चाहे योगी आदित्यनाथ गए हों, चाहे हेमंता सभा करने गए हों, सीधे तौर पर वहां सनातन गैर सनातन की लड़ाई बनाई गई और एक डेवलपमेंट मॉडल को पेश किया गया जो वहां की जनता के गले उतरा। ये भाजपा अगर सरकार में आती है, बेहद अहम बात कर रहे हैं आप। कह रहे हैं कि सिंबल बनाया गया और सिंबल था सनातन, जिसके इर्द गिर्द सारा ताना बाना बुना गया। इसी ताने बाने को बुनने में आरएसएस का क्या रोल था? चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी का चक्रव्यूह कैसे भेदा गया। इस चर्चा में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निपुण जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे जुड़ रहे हैं। निपुण जी, आरएसएस ने पिछले कई सालों से बंगाल में जमीनी स्तर पर जो सांस्कृतिक और वैचारिक कार्य किया है, क्या ममता बनर्जी के पास भी इसका कोई विकल्प था? देखिए, क्या था कि मैं थोड़ा सा दो बातें मानता हूँ कि हम ये माने कि पूर्ण रूप से बीजेपी की जीत है। 15 साल किसी भी सरकार को अगर रह जाती है तो बहुत बड़ा टेन्योर हो जाता है 15 साल होना। 15 साल में क्या होता है कि सरकार के बारे में युवा हो या अन्य और वर्ग हो, वो एक तरह से पूरे कहते हैं पूरा कैच कर लेते हैं सरकार कैसी कैसी नहीं है। उस समय उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस हो जाते हैं, करप्शन का मामला हो जाता है, आरजी केस वाला मामला हो जाता है। तो ये भी बहुत सारे मैटर थे। अब ये कहिए कि जो ममता बनर्जी सरकार में मुद्दे हुए थे उनको भुनाने का काम, यानी कि उनको कैसे कैश करना है, उनको कैसे पब्लिक के सामने लेके जाना है, इसको लेकर बीजेपी और संघ ने भली भांति भूमिका निभाई। और जो कल्चर की बात कही, ये बहुत बड़ा बात आपने कही, मैं इसको बड़ा इसमें कहूंगा। इस बार मुझे बंगाल के चुनाव में क्या लगा कि इस बार क्षेत्रीय कल्चर को समझते हुए बीजेपी और संघ ने नीति अपनी बनाई। जैसे पिछली बार आपको चुनाव में याद होगा, जय श्री राम का उद्घोष चलता था, बदले में ममता बनर्जी ने जय मां काली का उद्घोष चलाया। लेकिन इस बार बीजेपी ने ये गलती नहीं की। बीजेपी ने पूरा प्रणाली करा कि नहीं, यहाँ पर हम जय मां काली चलाएंगे। जय मां काली के साथ आपकी बात में डाउन करना चाहता हूँ, काली बनाम काबा से जोड़ दिया। जो बात विनय राय जी कह रहे हैं कि बार बार वह सनातन पे ले जाते थे, उसी के इर्द गिर्द ताना बुना गया। लेकिन उसके चेहरे कौन थे? योगी आदित्यनाथ, आक्रामक भाषण, उनके हर भाषण को हमने देखा, वो बेहद आक्रामक रहे। विनय राय जी, जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था उसमें आप योगी आदित्यनाथ के भाषणों को कितना नंबर देंगे 10 में से अगर देखना हो तो आपको? देखिए, नंबर की बात नहीं है, अब तो परिणाम सामने आ गया है। बंगाल के परिणाम के आने के बाद जिस तरह से जनता ने जो अपना रुझान व्यक्त किया, अपने विचार व्यक्त किया, उसमें मैक्सिमम लोगों ने डेवलपमेंट की बात कही है। उन्होंने कहा क्या इंडस्ट्री चली गई, यहाँ से पलायन हो गया, महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी,
खास तौर से बात करें घुसपैठिए मुद्दा रहे, लेकिन तुष्टिकरण खास तौर से ये बात करें, अगर आपसे मैं जय श्री राम कहूं उस पर आप नाराज हो जाएं और आप कहें कि हम काली के भक्त हैं, तो जय श्री राम से नाराजगी किस बात की? तो तुष्टिकरण इस स्तर पर भी नहीं होना चाहिए कि एक वर्ग का वोट पाने के लिए आप दूसरे वर्ग को नकारते जाए। तो सबका वैल्यू एडिशन है। मैं बार बार कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में कल जब प्रधानमंत्री का उद्बोधन हुआ तो न तो उन्होंने क्रेडिट अमित शाह को दी, न तो उन्होंने सुनील बंसल को दी, न तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को दी। उन्होंने सारा का सारा क्रेडिट नितिन नवीन को दे दिया। ये संगठन की जीत है, उनके नेतृत्व में पहला चुनाव है, उनके मार्गदर्शन में हम चुनाव जीते हैं। तो जाहिर सी बात है संगठन बेस्ड पार्टी है, लेकिन हकीकत है जो लोग भी जाके वहां वैल्यू एडिशन करते हैं, स्टार प्रचारक है, सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। लेकिन खासतौर पर जिन्होंने महिलाओं के मन में सुरक्षा का भाव पैदा किया कि भाजपा की सरकार आएगी तो महिला सत्ता मजबूत होगी, उसी तरह से योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में इस बात को मजबूत किया कि जो अराजक हैं भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार होती है बुलडोजर चलता है उनके खिलाफ मैसेज। योगी आदित्यनाथ अगर हम काउंटिंग वाइज नंबरिंग आप करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री नो डाउटली किसी नंबर से बाहर है, तो उनको बाहर कर दीजिए। तो अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, हेमंता, ये तीन लोग बड़े निर्णायक फैक्टर के तौर पर वहां काम किए, जो बाहरी के तौर पर मैं कह सकता हूँ। स्थानीय स्तर पे क्या रूपा गांगुली रही क्यों, ये सारे स्थानीय लोग ज्यादा बेहतर तरीके से उसको लोगों को सहेजने में लगे रहे, लेकिन बाहर की भूमिका में जो बाहर से लीडर गए उसमें योगी आदित्यनाथ की भूमिका अपने आप में निर्णायक है। एक तो सनातन के रूप में भगवा वस्त्रधारी मुख्यमंत्री, एक सख्त मुख्यमंत्री जो एक तरफ अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने की बात करता है, एक तरफ पूजा पाठ करता है, दूसरी तरफ गुंडों के ऊपर बुलडोजर चलाता है। ये सभी चीज का मिश्रण था योगी आदित्यनाथ, और ये सारे भाषण जब सारे नेतृत्व को लोगों ने देखा, और शायद इसी कारण से विनय जी आज की तारीख में हमने एक तस्वीर देखी जिसमें दिलीप घोष बुलडोजर के ऊपर चढ़ के अपना लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, तो एक बड़ा नैरेटिव था। राकेश जी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR ने घुसपैठियों के प्रभाव को कम करने और चुनाव परिणामों को भाजपा के पक्ष में मोड़ने में कितनी अहम भूमिका निभाई, और क्या रिजल्ट के बाद अब यह मुद्दा अभी भी बना हुआ है या आगे बढ़ जाएगा? इससे बीजेपी इससे आगे बढ़ जाएगी? इसका बहुत बड़ा रोल था, और जितना बड़ा रोल इसका था उतना ही बड़ा रोल इसका भी था कि बीजेपी के बड़े नेता महीनों से कोलकाता में पड़े हुए थे, बंगाल के दूसरे शहरों में पड़े हुए थे, और लोगों को ये यकीन दिला रहे थे कि प्लीज जब भी आप वोट के लिए निकले तो घर से बाहर निकलें, आप बिल्कुल मत डरिए, टीएमसी के कार्यकर्ता आपको रोक नहीं पाएंगे, मेरे पास पर्याप्त पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। तो ये इतने महीने वो सिर्फ यही कर रहे थे, और क्योंकि लोग बाहर निकलते नहीं थे डर के मारे, क्योंकि उनको लगता था मेरी पिटाई हो जाएगी, और आरएसएस और बीजेपी के कितने कार्यकर्ता मारे गए, सैकड़ों। तो इसी वजह से, और ये इलेक्शन देखिए इसमें एक हत्या नहीं हुई। राकेश त्रिपाठी जी, घुसपैठ अभी भी बीजेपी के लिए मुद्दा बना रहेगा? घुसपैठ हमेशा मुद्दा बना रहेगा बंगाल में, और सिर्फ बंगाल में नहीं, सीमावर्ती जितने बंगाल में क्या है कि पोरस है बॉर्डर, इसलिए बड़ी मुश्किल है, और ये तब बीजेपी के लिए हमेशा से बना रहेगा। विनय राय जी, जल्दी से चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, सीएम पद का दावेदार कौन? शुभेंदु अधिकारी, अग्निमित्रा पॉल या कोई और? देखिए, जब नाम की चर्चा करेंगे तो हम लोग किसी के नाम पे बहस कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है। किसी को पता था कि वसुंधरा राजे को हटा करके कौन सीएम बनेगा और शिवराज सिंह चौहान को हटा के कौन सीएम बनेगा? लेकिन विनय जी, एक बात तो मान लेनी चाहिए, जिस व्यक्ति ने 2 बार मुख्यमंत्री को हराया उसका दावा सबसे ज्यादा बनता है, लेकिन वक्त ये बीजेपी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसको चुना जाएगा किसी को कुछ नहीं मालूम है, और शायद बीजेपी की एकता और कार्यकर्ताओं की एकजुटता का भी यही राज है। आप तीनों मेहमान इस खास चर्चा में, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।